नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 महादेवी वर्मा इनकी रचित रचना मेरे बचपन के दिन। इससे पहले हम महादेवी वर्मा का कुछ परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये कई समय तक लंबे समय तक प्राचार्य पद पर रहीं और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया और अंत में इनकी मृत्यु 1987 में हो गई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। इनकी विशेष काव्य संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा है। इनकी गद्य रचना भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितने काव्य संग्रह हैं। उनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियां महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा को उन साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा थी तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी था। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को मिलता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता का एवं अक्षय करुणा का भाव प्रकट होता है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी रचना मेरे बचपन के दिन, उससे संबंधित महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृतियों के सहारे यह जो रचना है वह लिखी है। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती हैं कि जब हम बचपन की यादें याद करते हैं तो एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है। हमें वहाँ पर लौटने की अभिलाषा होती है। कभी कभी ऐसा लगता है उन यादों को याद करके कि वह एक सपना था, वास्तविकता नहीं थी। वो इसलिए लगता है क्योंकि आज की परिस्थितियां और बचपन की जो परिस्थितियां हैं उनमें काफी बदलाव आ चुका होता है। अपने परिवार में से मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। लड़कियों की जन्म होते ही मार दिया जाता था। उसके बारे में बता रहे हैं वो कुप्रथा के बारे में। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा यानी इनके दादाजी ने दुर्गा पूजा की ताकि इनके परिवार में पुत्री का जन्म हो। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो महादेवी वर्मा की खातिर होने का और उनकी दूसरी लड़कियों के समान उनको नहीं रहने का कारण था कि वह अपने परिवार में 200 वर्ष के बाद हुई थी। आगे लिखते हैं, परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी पर हिंदी का कोई वातावरण उनके परिवार में अब तक नहीं था। अब वो कहते हैं आगे कि कब उनके परिवार में हिंदी का प्रवेश हुआ। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। यानी जबलपुर से जो उनकी माता आई उन्होंने ही हिंदी सबको सिखाई। या कहो कि महादेवी वर्मा को हिंदी कैसे आई, वह उनकी माँ से उनको हिंदी मिली। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। उनके बाबा चाहते थे कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा भी सीखे, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट इस गर्ल्स कॉलेज में भेजा जहां मैं 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ पर जो लेखिका है वो बता रही है कि उनका बचपन में उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको विद्यालय में डाला गया, उनको मिशन स्कूल में रखा गया। उनको उर्दू फारसी सिखाने की कोशिश की गई पर उनका मन नहीं था, इसलिए उनको उन दोनों चीज़ों से हटा दिया गया और उनको संस्कृत सिखाई गई। आगे कहती हैं कि उनको फिर क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में यानी कि छात्रावास में भेज दिया गया।
यहाँ का वातावरण उनको बहुत अच्छा लगा। उस समय वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोग एक ही मेस में अर्थात भोजनालय में खाना खाते थे। भोजनालय एक ही था और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू लड़कियों के अलावा जो दूसरे धर्म मतलब ईसाई धर्म का उन्होंने जिक्र किया है, तो वहाँ पर नॉनवेज होना चाहिए, पर वह कहते हैं प्याज तक भी नहीं बनता था, यानी कि सब धर्मों का सम्मान किया जाता था उनकी इच्छा का। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी कि जो महादेवी वर्मा है वह भी बचपन से कविताएं लिखती थी। यहाँ पर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, उनके बारे में जिक्र कर रही हैं कि वो उनकी साथिन रही हैं छात्रावास में। आगे लिखती हैं कि मैं भी तुक मिलाती आई थी, मतलब बचपन से वो भी कविता रचना करती आई थी, जो महादेवी वर्मा स्वयं है अपने बारे में कहती हैं। बचपन में माँ लिखती थी, वो कहाँ से ये कौशल है वह कहाँ से उनको मिला, वो बताती हैं कि बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागी कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने माँ से ब्रज भाषा सीखी, या मानो कि माँ के पदों को सुन करके उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। फिर कहती हैं महादेवी वर्मा कि यहाँ आकर देखा, जब उन्होंने छात्रावास में देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी, तो उनका प्रभाव, सुभद्रा कुमारी की रचनाओं का प्रभाव उन पर पड़ा और वो हिंदी खड़ी बोली में लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, उन छिपाने का कारण ये था कि वो प्रतिष्ठित थी, ऐसा ना हो कि मेरी जो कविता है उसका मजाक उड़ाएं, इसलिए वह उन्हें नहीं दिखाती थी, डरती थी। महादेवी, तुम कविता लिखती हो? एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में एक कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। तो इस घटना ने उन दोनों को मित्र बना दिया। दोनों ही कवियत्री निकली और वह किस प्रकार से कविताएं रचनाएं करती थी, ऐसा उनको महादेवी वर्मा की चोरी पकड़ी गई, सुभद्रा कुमारी ने पकड़ लिया और अंत में वो दोनों मित्र बन गई। क्रासवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी दूसरी लड़कियां जब खेलने में अपना समय व्यतीत करती थीं तब वह दोनों तुक मिलाती थी, अर्थात कविताएं रचनाएं करती थीं। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, एक मैगजीन का नाम लेती हैं वो, स्त्री दर्पण। उसमें ही ये अपनी कविताएं जो तुकबंदी किया करती थी वो भेज दिया करती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी और वह जो लिखती थी वह छप भी जाती थी स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। ये कहती हैं कि ये वही समय था जब स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था और संघर्ष हो रहा था। जो भारतीय हैं वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्षरत थे। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। जब ये स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था उस समय हिंदी में भी कई कविताएं भारत के लिए या हम कहें देश प्रेम से संबंधित कविताएं प्रचारित होती थी। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रासवेट में से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओट जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। यहाँ पर कवियत्री या कहें हम लेखिका जो महादेवी वर्मा कहती हैं कि हम वहाँ पर से जो हॉस्टल था, जो हमारा छात्रावास था, वहाँ से हमें जो हमारी टीचर है, हमारी जो मैडम है, वह हमें कवि सम्मेलन में ले जाया करती और वहाँ जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें बड़े बड़े कवि जैसे कि इन्होंने नाम बताया, श्रीधर पाठक, हरिओट आदि आया करते थे और उनके समय मंच पर हमें जाने का मौका मिलता था और हमारा नाम कब पुकारा जाएगा कविता वाचन के लिए, हम उसकी बेचैनी से इंतजार करते थे। और महादेवी ये भी कहती हैं कि मैंने कई बार पुरस्कार जीते हैं। अधिक वो संख्या बताती हैं कि 100 से कम तो नहीं होंगे, यानी 100 से ज्यादा ही होंगे। आगे लेखिका कहती हैं, एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला।
बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। ये बताना चाह रही हैं कि कैसा बचपन में भी उन्हें देश प्रेम था और सभी बच्चों में देश प्रेम था अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो वह अपनी जेब खर्च से पैसे बचा करके और जब भी बापू वहां भवन आते तो उन्हें देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फिर चाहे फूल की कटोरी में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार से मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। यहाँ पर एक बाल मन की बात बता रहे हैं कि जो छोटी सी बालिका है जो कि केवल 5वीं में पढ़ती है, उसे अपनी पुरस्कार में मिला कटोरा भी देश के लिए दे दिया। इससे उनको खुशी हो रही है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निस्सा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर 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 जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। यहाँ पर जो कवियत्री हैं या लेखिका हैं महादेवी वर्मा, वो यहाँ पर कहती हैं कि मैंने देखा कि भारत में वहाँ सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी कि अलग अलग धर्मों का अपना वजूद नहीं था, बल्कि सब मिलकर के रहा करते थे। वजूद होने के बावजूद भी एकता थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कहने का मतलब है, जब विद्यापीठ जिसकी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अंतिम समय तक लंबे समय तक प्राचार्य पद पर रही, तो कहती हैं कि मेरे बचपन का क्रम यानी कि सबसे मिलजुल कर रहना, किसी भी जाति धर्म को अलग नहीं मानना, वही क्रम इनका चलता रहा। उसी क्रम की बात करती हैं यहाँ पर ये। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि उनके बचपन में ये संस्कार पड़ गए थे छात्रावास में रहने के कारण कि वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे। चाहे परिस्थितियां आज बदल गई थी पर फिर भी उनके संस्कार नहीं बदले थे। तो कहती हैं कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं दिया देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को पाऊंगी।
मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो यहाँ बताना चाह रही है इस बात से कि उनके कंपाउंड में जो ताई चाची वो रहती थी, उन्होंने किस तरीके से आपस में वो दो परिवार किस तरीके से अलग अलग धर्म के होने के कारण भी किस तरीके से एक साथ रहा करते थे, और कैसे उनके छोटे भाई का नाम भी उन्होंने ही रखा था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। इनके छोटे भाई का नाम मनमोहन रहा और वह उनकी ताई का दिया हुआ नाम था, और वही जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, यानी कि आगे जाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। इतना सामंजस्य, इतना प्रेम और इतना एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे पहले के लोग। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलती थी। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। जो पहली पंक्ति जो शुरुआत किया था इन्होंने इस रचना की, तो उसमें लिखा, इन संस्मरण की शुरुआत में उन्होंने लिखा था कि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल जाती हैं, और हमें जब हम सोचते हैं, बचपन की जब स्मृतियां हमें आकर्षित करती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वह सच नहीं बल्कि सपना था। तो उसी परिस्थिति के बारे में यहाँ वर्णन किया इन्होंने। अंत में इन्होंने लिखा एक पंक्ति के द्वारा उसी ओर इंगित करते हुए कि शायद वह सपना सत्य हो जाता। वह सपना जो बचपन की बातें या बचपन की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, जिसमें कि सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं थी, किस प्रकार से परिवार मिलकर रहा करते थे, और आज सांप्रदायिकता ने भारत में बहुत अपने हाथ पसार लिए या पैर पसार करके सांप्रदायिकता के कारण भारत बट रहा है। तो कहते हैं कि अगर वैसा सपना आज भी रहता, मतलब वही जो सांप्रदायिकता विहीन हमारा भारत रहता, तो शायद भारत की कथा यानी भारत का स्वरूप भी कुछ और होता।